हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा PYQ एनालिसिस चल रहा है, पार्ट नंबर 17। और ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे 6 जनवरी 2025 के। और ये आपको जो दिसंबर में होने वाला है, जो दिसंबर और जनवरी के बीच में होने वाला एग्जाम है, उसके रिलेटेड है। ये सभी एग्जाम के लिए आपके उपयोगी रहेगा। TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम से रिलेटेड PYQ जो हमारे रहेंगे वो ब्रीथ एक्सप्लेनेशन रहेंगे और आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। और इसके आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जिसपे पॉलिटिकल मंत्रा पे आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 17 है। एग्जाम डेट थी आपकी 6 जनवरी को, जो पेपर हुआ तो उसका हम लोग कर रहे हैं। और जल्दी ही आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगी जो अभी जून में एग्जाम हुआ था। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। बढ़ते हैं क्वेश्चन की साइड में। और जो हमारे सम्मेलन हुए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, सार्क से रिलेटेड। और सार्क काफ़ी टाइम से कह सकते हैं नॉर्मल पड़ा हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा मीटिंग्स नहीं हो रही हैं उससे रिलेटेड, बट उसमें वर्किंग चल ही रही है। और उसके उसमें नेट में क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछे जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि कौन कौन सम्मेलन किस किस डेट में हुए थे, डेट्स का पूछ रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ढाका जो आपका हुआ था वो 1993 में हुआ। नई दिल्ली 1995 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 3 सम्मेलन हुए हैं, भारत में हुए हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं। तो एक का सेकंड हो जाएगा, देखते हैं। ढाका में आपका हुआ था 1993 में, आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में हुआ था 1995 में। कोलंबो में हुआ था 1998 में। एंड इस्लामाबाद में हो जाएगा 2004 में। और ये फैक्ट सीरीज़ है, मतलब फैक्ट होगा इसमें, तो उसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। बस शार्क है 1985 में बना, बांग्लादेश से ओरिजिनेट हुआ। और साउथ एशियन की जितनी कंट्रीज़ उनके लिए बना हुआ है। मोहम्मद गुलाम सरवर जो इस समय हैं, उसके सार के चेयरपर्सन इस समय हैं, तो आप याद कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन रेगुलर बन रहे हैं तो इसको आप जरूर नोट करके जरूर जाइएगा। और हमारी वीडियो में ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे नोट्स में प्रोवाइड छोटे छोटे शॉर्ट नोट मैंने डाले हुए हैं इससे रिलेटेड, वो अभी आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बुक का पूछ रहे हैं कि किसने ये बुक लिखी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो उनकी बुक ये रही दादा भाई नौरोजी की। तो बस इसको देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन क्या ही दें। ये है कि इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में बात की, ब्रिटेन में जाके इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ जीते भी, वहाँ पे कमेटी के सदस्य भी बनते हैं। वो बताते हैं कि भारतीयों को ऐसा होना चाहिए, तो दैट्स इट। बट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए लास्ट टाइम में, तो वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बेस है उनको मैंने एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया। बाद बाकी जो फैक्ट टाइप की जैसे बुक्स याद होनी चाहिए तो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम आपको लगेगा, थोड़ा समझना भी चाहिए। पूछ रहा है कि सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, हम लोग बात करते हैं भारत में कौन सी है, संघवाद प्रणाली। और हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है तो अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी है। तो हम लोगों ने जो अपनी ली है जी, वो एज ली है एक प्रकार से ब्रिटेन से ली है, ठीक है। हम लोगों ने अमेरिका का नहीं अपनाया अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑल ओवर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ऑब्वियस सी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। चेक एंड बैलेंस होगा एक दूसरे के ऊपर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये नॉमिनल हेड होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव होगा। इसमें ये बताना है कि अब देखिए, सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली आप देख रहे हैं अमेरिका में क्या नाम मात्र का प्रमुख होगा वहाँ, अभी सोचने वाली बात होगी, नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, ये भी सही है बिल्कुल। उसके साथ में नियंत्रण संतुलन है, ये भी सही होगा आपका। सामूहिक उत्तरदायित्व, एक मिनट, और आपका विधायक का, देखिए एक नाम मात्र का प्रमुख तो आप हटा दीजिए, कोई होगा नहीं उसके साथ में। और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव का भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो ओनली AB और AB ही होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें फंसाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ जो 3 चीज़ें उन्होंने डाली, कलेक्टिव, ये आपकी होती है संघवाद, जो ब्रिटेन की या फिर अपने भारत की है सर। नाम मात्र का प्रयोग अपने यहाँ पे है, ठीक है। विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण पाया जाता है, ये आपको ध्यान में संघीय प्रणाली में, ठीक है। तो 2 व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी शक्ति पृथक्करण की, यानी शक्ति पृथक्करण आपका हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर। उसके साथ में आपको हो जाएगा चेक एंड बैलेंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहलाता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल अलग अलग होंगे, ठीक है। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति और विधायिका कांग्रेस से अलग अलग बनती है, ठीक है। नियंत्रण संतुलन रखता है, एक अंग दूसरे अंग की शक्ति पर नियंत्रण संतुलन रखा जाता है ताकि कोई भी अंग तानाशाही ना कर सके। अमेरिका में राष्ट्रपति विधेयक पर वीटो कर सकता है, लेकिन कांग्रेस उसे पारित कर सकती है। यानी अगर किसी कांग्रेस को पारित करना है, अगर राष्ट्रपति उसे मत नहीं देता फिर भी वो पारित हो जाएगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका जैसे भारतीय में, ब्रिटेन में जो सामूहिकता संसदीय प्रणाली, यानी
पार्लियामेंट्री सिस्टम में पाया जाता है, जहाँ मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से उत्तरदायी होते हैं। ये नॉमिनल हेड पाया जाता है, ये उसके लिए इनकरेक्ट है, बट अगर बात करें कहाँ के लिए, तो या अगली बार क्वेश्चन उल्टा पूछते, ये पूछेगा अध्यक्षीय प्रणाली में कौन कौन सी नहीं, अब पूछ रहा है अध्यक्षीय प्रणाली में है, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है, संघवाद में कौन सी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, अध्यक्षीय प्रणाली में अमेरिकी जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है और ना कि नाम मात्र, ठीक है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति ये वास्तविक शक्ति रखता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री मैनली शक्ति रखता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, संसदीय प्रणाली का है ये, पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता है जहाँ प्रधानमंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों का हिस्सा होता है, ठीक है। तो भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वही क्वेश्चन मैंने बताया था अभी, महासचिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेक्रेटरी से रिलेटेड। अबुल एहसान, यादव कांसे बलवाल, निहाल रोड्रिगो एंड सीलकांत शर्मा कौन कौन से बने, तो इफेक्ट हो जाते हैं और उनको याद ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ना तो कोई टीचर या फिर कोई भी एक्सवाइजर इसको रट ही सकता है, इसके अलावा कोई समझने का इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। मैंने सारी लिस्ट में ऐड कर दी, इसको आप जरूर नोट्स कर लें। इसका आंसर जो होगा आपको ए का थर्ड होगा, तो यानी यहाँ से लगा लेते हैं। सबसे पहले आपके बने थे अबुल एहसान और बांग्लादेश से। देखिए भारत के मैं बता देता हूँ, भारत के 1 और 2 आपके हो जाएंगे सीलकांत शर्मा, ठीक है। ये दो आपको याद होनी ही चाहिए, तेनी भारत से 1999 से। उसके साथ में पहले अबुल एहसान और करंटली में इसमें अपडेटेड नहीं, मुझे अपडेट करना है, मोहम्मद सरवार है। और इसके साथ में आप मैन जो आपको लगता है कि याद हो सकती है उनकी आप एक कोई ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक तो पर्सनली होने सकता है निमोनिक्स, बट अबुल एहसान सबसे पहले आपको याद रखना है। तो अबुल एहसान सबसे पहले पूछेगा, तो इसमें आप लगा सकते थे ये वाला, देखिए ये जो रहा आपका थर्ड से ही आपका हो जाता है, ठीक क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना आपको कि पहले तो आपको अबुल एहसान याद होने ही चाहिए। भारत के 2 हैं, किशोर कांत भार्गव एंड शीलकांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक द लॉ ऑफ पीपल, ये बुक किसने लिखी, तो आपको बताना है जॉन रॉस, जॉन लॉक, एडवर्ड सेड एंड फ्रांसिस फुकुयामा। द लॉज ऑफ पीपल आपकी लिखी है जॉन रॉस ने बुक आपकी। ये रही आपकी बुक द लॉज ऑफ पीपल, ठीक है। और जॉन रॉस की और में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस हो जाएगी आपकी बुक है, जस्टिस एज फेयरनेस बुक हो जाएगी, द लिबरलिज्म ऑफ ठीक है। तो लिबरलिज्म ऑफ जस्टिस, की सारी बुक्स आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ, व्हेन वाज द मिनोब्रुक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड, 1961, 65 68 या 71। तो 1968 में हुआ सबसे पहला सम्मेलन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड कब होता है आपको ये भी याद रखना है, तो 1988 में होता है। फिर होता है आपका 2008 में। अब कब होगा, 2020 साल में एक बार हो रहा है, तो 2028 के समथिंग होगा जाके, ठीक है। तो 3 हो चुके हैं इसके सम्मेलन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल जो अन्य दल में जाने पर संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निहरता का उपबंध करने वाला 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित कर दिया गया था, यानी लागू किया गया था, आपको ये बताना है। तो आंसर होगा आपका 85, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये पूछ रहा है दल बदल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया वो कब इनएक्टेड पूछा गया, ये ध्यान रखना आपको, ये भी है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को दल विरोधी कानून, ऐसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। और बाद में इसे भी अपडेट किया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इसको संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को दल बदल इन डिफेक्शन के आधार पर अयोग्य ठहराने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान भी करता है। मूल प्रावधान यह किया गया कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है पहला। यदि कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है, उसका समर्थन करता है, तो अयोग्य हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से चुने गए सदस्य यदि किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो भी अयोग्य हो जाएंगे। 2/3 बहुमत से विलय होने पर दल बदल को वैध माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि दल बदल को कब माना जाएगा वैध, यानी कि जब आपका 2/3 वोट होगा, मतलब 2/3 अगर लोग जा रहे हैं एक साथ में तो वो दल बदल वैध माना जाएगा। ये क्यों आया था, 1967 और 70 के दशक में भारतीय राजनीति में दल बदल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। राजीव गांधी सरकार द्वारा 15 फरवरी 1985 से लागू किया गया। उसमें पंजाब और मतलब काफ़ी सारी सरकारें क्या हो रही थी, आया राम गया राम, एक चीज़ें चल रही थी, मतलब कोई पार्टी आ रहा है, किसी ने कहीं कह दिया आज सुबह कल शाम को दूसरी पार्टी में, उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बिकम ओनली द सेकंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन ऑन consecutive terms after winning November 2024 election. Who was the first president? इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है कि
जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो पहले बने, उसका फिर उनका गैप हुआ, फिर उसका दोबारा बने। तो ये सेकंड टाइम की। इससे पहले कौन थे ये पूछ रहे हैं, जॉन एडम्स, ग्रोवर क्लीवलैंड, एंड्रू जैक्सन या अब्राहम लिंकन। तो आपके जो होंगे ग्रोवर क्लीवलैंड थे, जो ऐसे ही बने थे कि उन्होंने जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल मतलब नॉन कंजिक्यूटिव थे। जैसे कि इनका पहला जो कार्यकाल था वो 85 से 89 था, दूसरा कार्यकाल रहा 1893 से 1897 रहा। ठीक है, तो बीच में वो हार गए थे, उसके बाद बेंजामिन हैरिसन बने, उसके बाद फिर वो जीत गए। भाई डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये पूछी गई है, किसके द्वारा रोट है, चेस्टर बर्नार्ड, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल या सनजू। तो इसका जो होंगे चेस्टर बर्नार्ड है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी राजा ऑफ मद्रास वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, ये अध्यक्ष बनते हैं। तो के एक प्रमुख नेता थे एमसी राजा, वे 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनते हैं। उन्होंने दलितों और पिछड़ों वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की इन्होंने मांग की। तो एमसी राजा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम का प्रयोजन क्या रहा है। अब ये आपको बहुत ही कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है 73, 74। तो पहला पूछा गया है रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी ग्रामीण स्थानीय, न्यायिक सुधार, शहरी स्थानीय निकाय प्रशासन या भाषाई प्रशासन। तो आपको ध्यान रखना 73 इज अ ग्राम एंड 74 इज अ नगर। तो इस शहरी अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए आपका लाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो वही हमने क्वेश्चन किया था, इस तरीके से आपको करने की 73 ग्राम के लिए आया 1982 में, 74 आया, उसके बाद में कौन कौन सी 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, कितने कितने विषय यानी 29 विषय आपको ग्राम में दिए गए, 18 विषय आपको नगर पालिका को दिए गए हैं। किस आर्टिकल में दिया गया, 243 में दिया गया है। ठीक है, कौन सा भाग है ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट जरूर करते जाइए। ठीक है, और हमारी जितनी पीवाई की उससे पहले सीरीज हो चुकी सभी में कुछ कुछ आपको मिलेगा पार्ट। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है, किसी क्वेश्चन में और पूछा गया है, बाद बाकी मैं लास्ट टाइम पे वीडियो को चलाऊंगा, फैक्ट डायरेक्टली रिलेटेड होंगी, आपको सारा फैक्ट क्लियर करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट गेट। ये आपको ध्यान में, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है कि फॉल्स बहुत पूछ रहा है, फॉल्स ट्रू। तो हो सकता है आपने फॉल्स देखा, फॉल्स नहीं देखा, ट्रू देखा, मतलब इस तरीके से आपको देखना, और यहाँ लिखा है सही उत्तर, तो फॉल्स का सही उत्तर बताना है। गेट एंड डब्ल्यूटीओ के बारे में, दोनों एक ही संस्था है, पहले गेट बना उसका डब्ल्यूटीओ परिवर्तित रूप हो गया, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, एंड द डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना। गेट बना था आपके मतलब आईएमएफ के समय ही बन गया था, उसके बाद बना था बिकॉज ट्रेड एंड टैरिफ को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि स्टेटमेंट बताए हैं, उनको आपको बताना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा, पर गलत ही पूछ रहा है। देखते हैं कौन कौन से गलत है। गेट प्रोवाइडेड रूल्स फॉर द मोस्ट वर्ल्ड ट्रेड बिटवीन 1948 से 1994। गेट वाज अ टेम्परेरी एग्रीमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यू वाज क्रिएटेड ऑन 1 जनवरी 1955, जैसे मैंने बताया। सी तो करेक्ट ही होगा, तो सी तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए पहली बात, तो जब गलत पूछ रहा है। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यू वाज हेल्ड इन 2009, ये गलत हो जाएगा आपका, तो डी रॉन्ग होगा। तो आपका पहले जब डी सी में है तो डी रॉन्ग होगा। द 28th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 2024, यानी आपके 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, गेट बाट प्रोवाइडेड रूल्स ऑफ द मोस्ट ट्रेड बिटवीन 1948 से जितने भी ट्रेड हो रही थी उससे पहले वो गेट देखता था। ठीक है, और ये एक प्रकार से इनफॉर्मल बना था, कोई मतलब ऐसा रेगुलेशन नहीं था कि बाध्यकारी होता था, बाध्यकारी इतने मतलब फॉर्मल था, सब लोग बैठते थे, बात इनफॉर्मल था, बात करते थे। ठीक है, फिर गेट अ टेम्परेरी एग्रीमेंट था जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसके साथ में डब्ल्यूटीओ क्रिएट कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को। फर्स्ट मिनिस्ट्री जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1996 में हुई थी आपकी सिंगापुर में, सेकंड हुई थी आपकी जिनेवा में। ठीक है, ये अभी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट आपकी हुई थी सिंगापुर में, दूसरी आपकी हुई थी जिनेवा में, उसके साथ में आपको ध्यान रखना 2001 में डब्ल्यूटीओ में चाइना ज्वाइन हुआ था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें बताने आपका सत्य कौन सा, पिछला स्टेटमेंट में देखा फॉल्स, अब स्टेटमेंट ट्रू। एक्सट्रीम फेमिनिस्ट कॉल फॉर द ओवरथ्रो ऑफ जेंडर एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, यानी चरम नारीवादी से हम लोग कहते हैं बहुत ही हाई लेवल पे लिंग शोषण दमन को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। मार्क्सवाद के अनुसार विचारधारा प्रभुत्वशाली वर्ग के शासन को वैध ठहराने का उपकरण है। फांसीवाद के अनुसार लोगों को अपने नेता के आदेश मानने चाहिए। जीएस मिल ने महिला अधिकारों का विरोध किया। वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्रांति के विचार का विरोध किया। तो अगर आप दो भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देखिए जीएस मिल हमने पढ़ा था, कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कि जीएस मिल है वो मताधिकार का समर्थन करते हैं। हैरियट टेलर जो उनकी वाइफ रही हैं
उनके साथ उन्होंने बुक भी लिखी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। महिलाओं के लिए काफ़ी उन्होंने बातचीत की है, मतलब अपनी बुक्स में बताया ऐसा होना चाहिए। तो ये तो पहला रॉन्ग हो गया, तो डी आपका ऑप्शन में होना चाहिए। उसके साथ में अलग होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, तो डी नहीं है इसमें, तो पहला आपका सही हो जाएगा। और देखिए, वर्तमान व्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने क्रांति का विरोध नहीं किया, क्रांति का समर्थन किया है, ठीक है। तो दो आपके गलत हो गए। तो पहला हम लोग देखते हैं, जो हाईएस्ट एक्सट्रीम फेमिनिस्ट होगी वो इस प्रकार की बात करेगी, बिल्कुल कह सकते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट रियलम की बात करते हैं। सिमोन दे वेबर हम लोग पढ़ते हैं, पर्सनल पॉलिटिकल पढ़ते हैं, महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती हैं, दैट्स स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। और मार्क्सिज्म क्या कहता है, जो विचारधारा होती है मार्क्सवाद, जो मार्क्स थे वो विचारधारा को मिथ्या चेतना मानते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं। और सिर्फ क्या करती है, जो पूंजीपति है उसका एक हथियार का तरीका है लोगों को बांध के रखने का, लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। और फासिज्म क्या कहता है, जो फासीवाद कहता है कि अपने राजा की आज्ञा, जो ऊपर सर्वोपरि है उसकी आपको आज्ञा माननी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द ह्यूमन कंडीशन? हन्ना आरेंट, मैक्स वेबर, हर्बर्ट साइमन, जगदीश पी भगवती। तो आप जानते हैं एक ही आंसर होगा इसका, हन्ना आरेंट, ठीक है। द टोटलिटरिज्म, अथॉरिटेरिज्म की बुक लिखी, अथॉरिटेरिज्म पर उन्होंने वर्क किया है, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन बताई है, वीटा एक्टिवा एंड वर्क के बारे में बताया, ठीक है। तो काफ़ी सारे उनके कॉन्सेप्ट, उनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई? 22, 24, 30 एंड 35, 1930। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है, और किस वर्ष की गई? तो 1922 में की गई, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? अब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर फैक्ट में भी आ जाते हैं, तो उनको आप फैक्ट के तरीके याद कर लीजिए। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, मैंने लिस्ट लगा दी आपके, बहुत ही मतलब काम की लिस्ट है, और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा लगातार अगस्त का एग्ज़ाम, अगस्त 2024, दिसंबर 2024 एंड दैट आपका जून 2025 का एग्ज़ाम, जिसमें हाई कोर्ट से लगाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें लिस्ट लगाई है कि कोलकाता, बॉम्बे एंड चेन्नई, ठीक है। तो यहाँ 1862 में खुला। उसके बाद में इलाहाबाद में 1866 जो पूछा गया, कर्नाटक में 1884, पटना में 1960, जम्मू कश्मीर 1928। तो देखिए, तीन तो हो गए, बॉम्बे, कोलकाता एंड चेन्नई, जिनमें बंगाल मतलब एक बार जान सकते हैं जहाँ अंग्रेजों से ज़्यादा राज रहा। फिर आए इलाहाबाद में, इलाहाबाद कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद पटना, पटना के बाद में आपके जम्मू एंड कश्मीर। तो पटना कह सकते हैं जो बिहार कूच का इलाका था वो सारा उसी में ले लिया होगा। जम्मू कश्मीर 1928, पंजाब एंड हरियाणा का 1947, गुवाहाटी का 1948, उड़ीसा का 1948, राजस्थान 1949, मध्य प्रदेश 1956। देखिए, 49 में हो गया राजस्थान, राजस्थान मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश से आपके केरला, केरला गुजरात, गुजरात दिल्ली 1966, हिमाचल 1966, सिक्किम 75 जब सिक्किम को जोड़ा गया अपने भारत के साथ में, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड और झारखंड जब ये अलग बने हैं, अलग मतलब करके स्टेट से अलग कर करके बनाए गए, तो उनके बाद इनका फॉर्मेशन होता है। त्रिपुरा 2013, मणिपुर 2013, मेघालय 2013, आंध्र प्रदेश 2019 एंड तेलंगाना 2019। इसके लिए ट्रिक्स आपने खुद बनाई है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो आपको इतने सारे याद करा सके। कुछ आप याद कर लीजिए, जैसे कि पहले कौन सा है, कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश गुजरात, इस तरीके से सिक्वेंसिंग में आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटीज आपको बताइए, एग्रीमेंट के साथ में आपको मिलाना है कि अंटार्कटिका टीटी कब हुई, एवीएम, आउटर स्पेस टीटी अनलिमिटेड, एलटीबीटी से हम लोग कहते हैं, वो कब कब हुई। तो आप देखेंगे कि एवीएम लगभग एक, जब सबसे ज़्यादा एवीएम रहती है, एनपीटी रहती है, एनपीटी, तो आप देखेंगे इसका आंसर जो होगा आपका, वो आपका होगा ए। देखते हैं कैसे। देखिए, अंटार्कटिका टीटी हुई थी 1959 में, यानी अंटार्कटिका पे कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, मतलब इसके लिए वो शांति के लिए रहेगा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए रहेगा एरिया। एबीएम जो आपका होता है 1972 में हो जाता है। आउटर स्पेस जो ट्रीटी होती है वो 1967, एंड एलटीबीटी से हम लोग कहते हैं 1960, पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। इस तरीके की जो ट्रीटी हुई थी उनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज गारंटेड बाई विच ऑफ आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी किस अनुच्छेद द्वारा रोजगार में हम लोग बात करते हैं अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? तो आपका आंसर होगा 16, यानी आर्टिकल जो हमारा 16 है उसमें हम लोग जैसे बात करते हैं ना, रोजगार किसको किसको दिया जाएगा और किस किस के बिहाफ पे, मतलब नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि रिलीजन, रेसन, कास्ट के उसको छोड़ के आपको रोजगार दिया जाएगा, मतलब किसी बिना भेदभाव के। पर परंतु लगा के कुछ सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया है, जिससे कि आपको अदर अदर रिजर्वेशन भी दिया गया कुछ जगह पर, एस सी एस टी को, वुमेन्स को, तो इनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी ए टूल ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव क्लास? यानी कि इसे कहते हैं ना नौकरशाही को शोषक वर्ग के उपकरण की संख्या किसने दी होगी? तो अगर आप देखिए, ऑप्शन हो सकता है एलिमिनेट भी करके देखिए, देखते हैं। बी आर अम्बेडकर ऐसी कोई बात करते नहीं है, फ्रेडरिक्स यहाँ है नहीं, इस मतलब नौकरशाही संबंधित उनका है बट नॉट अ एक्सप्लोटेटिव वर्क।
फ्रेडरिक हैजलबर्ग का है नौकर है समझ पर, इससे नहीं तो कार्ल मार्क्स आपके एक ही थिंकर बचते हैं जिन्होंने दिया इसके सिद्धांत को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर वही आपको देखना करेक्ट के बारे में। आप पूछ रहा है कि आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कैसे देखते हैं। तो पहला, यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहार शुरू प्रदान करता है। सेकंड, यह सरकार और शासित के मध्य एक रेखा स्थापित करता है। यह सरकार और शासित के मध्य रेखा मिटा देता है। यह वर्गहीन समाज की वकालत करता है। या इसके सबसे प्रचलित आधुनिक रूप जनमत संग्रह का उपयोग करना है। तो देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी देखेंगे स्टेटमेंट, वर्गहीन समाज की वकालत कौन करेगा, कार्ल मार्क्स थिंकर। साम्यवाद, समाजवाद, इस तरह की थिंकिंग आने लगती है ना, तो डी तो नहीं होना चाहिए, डी आप रिमूव कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ए बी जो दो ही ऐसा रह गया है जो आपको सही दिखेगा, यानी विशाल देशों के लिए ऐसे भारत जैसे देश के लिए। उसके बाद में क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी रूसो बात करते हैं, वहाँ हम लोग नहीं कर सकते ना, इतनी सारी पॉपुलेशन सबका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यह शासक और शासित मध्य की रेखा स्थापित करता है, बिल्कुल, क्योंकि एक पता होता है ना कि ये व्यक्ति हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम इनसे नीचे नीचे तो नहीं, बट उनकी हमारी बात, हमने अपनी बात रख दी, अब वो वहाँ काम करेंगे। रेखा मिटा देता तो ये गलत हो जाएगा, वर्गीन समाज की वकालत करेगा नहीं। और इसका सबसे प्रचलित आधुनिक रूप में जनमत संग्रह से हम लोग कहते हैं रेफरेंडम यूज करते हैं, स्विट्जरलैंड जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंग इन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं माना जाता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। गैंग प्लैंग इन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है, ए ट्रेनिंग टूल, बजटिंग सॉफ्टवेयर, लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की एंड अकाउंटिंग एजेंसी। इसका आंसर होगा लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की। गैंग प्लैंग क्या होता है कि जैसे कोई सीनियर है और उससे आपको कोई अपनी बातचीत करनी है, तो होता ये था कि एक एक सीढ़ी चढ़ेगा, यानी हायरार्की से चढ़ेगी चीज़ें, पहुंचेगा मेल या फिर कुछ भी आप ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए। बट गैंग प्लैंग थ्योरी ये कहती है कि आप डायरेक्टली भी यानी ए जो बैठा हुआ है डी है, डी से जब कोई बात करनी तो सी से जाएगी, सी के बाद बी, फिर यहाँ पे टाइम लगता था, जी वाली होगी यहाँ से, फिर यहाँ यहाँ ऐसे चलता था। बट आप सकता है डी से आप डायरेक्टली ई से भी बात कर सकते हैं, ये है गैंग प्लैंग थ्योरी। आप ऐप से भी बात कर सकते हैं, तो कहते हैं ना हायरार्की को तोड़ के आप यहाँ पहुँच रहे हैं, ये यानी ए बी सी डी ई। ठीक है, ए जो मैनेजर है वो चाहे तो डायरेक्टली बी तो इस बात करेगा, सोच रहा है कि यहाँ से हम बी डी सी डायरेक्ट बात करें। होता ये था कि यहाँ सीक्वेंसिंग चलती थी ऐसे, पहले ए के पास पहुंची फिर ई के पास पहुंची, तो इससे टाइम भी लगता था, और टाइम लगेगा तो फिर ऑर्गेनाइज स्लो हो जाएंगी चीज़ें करने में, इसलिए गैंग प्लैंग की थ्योरी आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म पजेसिव इंडिविजुअलिज्म को किसने दिया, जीन जैक्स रूसो, जॉन रॉल्स, सी मैकफर्सन, एडमंड बर्ग। तो आप इसको पाएंगे कि आपका सी वी मैकफर्सन ने दिया, और ये किनके दिया, हॉब्स एंड जॉन लॉक के दिया। उनकी बुक भी है इसी प्रकार इसी से लिखी हुई, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक के लिए लिखी गई है। इन्होंने बताया कि जो लोग हैं ये व्यक्तिवाद के पूर्णतया देते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने इसको लिखा। ठीक है, स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द इंटरनेशनल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिदेल कास्ट्रो केम टू पावर इन क्यूबा, जॉन एफ कैनेडी बिकेम द 35 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, पॉप जोन warned the Kremlin to avoid nuclear war, and US aircraft U-2 was shot down over Cuba. Soviet leader Khrushchev announced the word he would remove his missile from Cuba. तो इफेक्ट में थोड़ा सा रहेगा, बट मैं इसके लिए पूरा 3 इसका आंसर रहेगा, ए बी सी डी ई। देख लेते हैं, फिदेल कास्ट्रो क्यूबा में सत्ता में कब आए, 1959 में आए। जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बनते हैं 61 में, 35 नंबर के। तो फिदेल कास्ट्रो याद कर लीजिए, फिदेल कास्ट्रो क्यूबा में आते हैं यूएसएसआर की वजह से, ये समर्थक थे, ठीक है, यूएसएसआर के। और पॉप जोन थे जो क्रेमलिन को परमाणु से बचने की चेतावनी दी थी। फिर उसके बाद में अमेरिका विमान यूट्यूब जो था क्यूबा के ऊपर मार गिराया गया कि वो जासूसी कर रहा है। फिर नेता क्रुश्चेव जो समय थे यूएसएसआर के नेता ने घोषणा की क्यूबा से अपनी मिसाइल हटाएंगे उसके बाद में। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो किस डेट का है, तो 1962 आपको ये याद रखना है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स रिटन बाई किसके द्वारा लिखी गई है, तो जूडिथ वेटलर, केट मिलेट, पंडिता रमाबाई, सिस्टर निवेदिता। तो केट मिलेट के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये रही बुक आपकी केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स। और ये बुक लाने का सीधा सा मतलब ये रहता है कि आपको एक नज़र से गुजरेगी ना, तो कई बार नहीं क्वेश्चन एकदम याद आ रहा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसी बुक मैंने कहीं देखी है, तो वो केट मिलेट की बुक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड द कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। तो अगर देखेंगे तो आर्टिकल 21 आपके जीवन व्यक्तिगत अधिकार का बात करता है। 27 आपके धर्म मानने की बात को मानता है, ठीक है, मतलब
धार्मिक 23 आपका आर्टिकल आपका जो आएगा सोशल यानी एक्सप्लोइटेशन की बात करता है, तो आर्टिकल 29 जो आपका है वो बात करता है इससे रिलेटेड, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट वाज प्रोवाइडेड टू मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल दीवान किसने बात की थी? तो आपका जो भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे कहते हैं माल्य मिंटो सुधार के रूप में आया, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। इससे क्या हुआ कि मुसलमानों को ही वोट दे सकते हैं। इस तरीके से फूट डारो कूटनीति जो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई वो अभी तक भी आप देख रहे हैं चीज़ें चल रही हैं। भारत परिषद ने 1909 इसे माल्य मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। मुसलमानों को अधिकार दिया कि वे केवल अपने समुदाय के उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। लॉर्ड मिंटो को भारत में मुसलमानों का संरक्षक से कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुमेन मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर ओवर द ईयर, सम ऑफ इट्स फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड। जो हमारे महिला आंदोलन भी थे यूएसए में स्पेशली, उसमें से कुछ आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। पहला, कोई ये गलत होगा, देखिए इसमें 4 3 के भी ऑप्शन है, यानी 5 दिए गए, तो कोई 2 तो रॉन्ग होंगे या एक रॉन्ग होगा। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला देखते हैं 1848 में आयोजित सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से यूएसए महिला अधिकारों का जन्म होता है। यूएस संविधान के 19वें संविधान संशोधन से अमेरिका की महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया गया। राष्ट्रीय महिला वयस्क मताधिकार संगठन 1869 में स्थापित किया गया। नारीवादी विचारक सिमोन डी बुआ ने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स प्रकाशित की। अमेरिका में अश्वेत महिलाओं के साथ सबसे पहले ग्रेटा थनबर्ग द्वारा वर्णित किया गया। देखिए अगर इसमें देखेंगे तो ग्रेटा थनबर्ग जो आपकी रही है वो पर्यावरण कार्यकर्ता है, ना कि महिलाओं से संबंधित है। पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है। तो ई तो नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाता है ABCD, ठीक है। तो इसको आप नोट्स कर लेना कि जो 19वां संविधान संशोधन हुआ था यूएसए में 1920 का, वो आपका रिलेटेड है यूएसए महिला मताधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड को मिला 1893 में, ध्यान रखना 1893 न्यूजीलैंड, ठीक है। और सेनेका फॉल्स कन्वेंशन कब होता है? 1848 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में और ये आपका जो वुमेन सफरेज से कहते हैं वुमेन एडल्ट सफरेज 1869, और सेक्शन सेक्शन ने लिखी बुक सिमंत वेयर ने, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा पूरा हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला गलत होगा, ठीक है। और बुक्स रिवीजन कुछ हम लोग करेंगे, इसके साथ मैंने पार्ट ऐड करते जा रहा हूँ जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए। ये हम लोगों ने अपने चैनल पे बुक्स की थी, उसी का मैं कुछ कुछ पार्ट्स आपको रिवीजन में डाल रहा हूँ। डेमोक्रेसी इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड वेलबिंग इन द वर्ल्ड 2000 में लिखी एडम प्रेजवर्स्की ने। पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1963 लूसियन पाई। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी लूसियन पाई के द्वारा लिखी गई है। उसके साथ में द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया आलमंड एंड कोलमैन ने लिखी है। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ पॉल बैरन की है। द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट AF ऑर्गेन्स्की की है। और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस डेविड आफ्टर की है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस डेविड आफ्टर। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम राहुल प्रवेश की है। पोस्ट बार प्राइस रिलेशनशिप बिटवीन अंडर डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैंस सिंगर की है। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका एंड द डिपेंडेंट एक्यूमुलेशन अंडर डेवलपमेंट AG फ्रैंक की है। एंड डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका कार्डोसो की बुक है, ठीक है। तो ये बुक्स आपकी हो जाएंगी रिवीजन के लिए, बाद बाकी आपने क्वेश्चन कर लिए, नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, इससे आपको हेल्प हो सके अदर एग्जाम के लिए। और यूसी नेट में तो आपको हेल्प होगी, सारे एग्जाम क्वेश्चन आपके रिपीटली हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। उसके साथ आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।